हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आपके लिए जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर होते हैं उनकी पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है। और यहाँ पर आज का जो टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं, आज जो पेपर है यूपी पीएससी का 2016 का पेपर है मेडिकल हिस्ट्री का। देखते हैं यहाँ पे लगभग 70 क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। कल आपने लास्ट एक क्लास देखी थी, ये आपकी सेकेंड क्लास है और बहुत शानदार तरीके से कराई जा रही है। आपको क्लास में क्या करना है, नंबर एक तो आपको बिना स्पीड में क्लास को सुनना है। विदाउट स्पीड में आपको क्लास को सुनना है, नंबर एक। नंबर दो आपके लिए क्या करना है, नंबर दो आपके लिए पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। आपका मोस्टली रिवीजन होता है और पीवाईक्यू को ऑलवेज प्रैक्टिस के तौर पर लिया करो कि आपको एक तो लेवल पता चलता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, दूसरा आपको बहुत सारा कंटेंट इससे मिल जाता है। कंटेंट बहुत सारा मिल जाता है तो कंटेंट के हिसाब से आपसे होता है कि भैया हाँ इतना सारा कंटेंट मिल गया है, इतने टॉपिक आपके रिवाइज हो चुके हैं, तो रिवीजन के हिसाब से भी लिया करो। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फ्यूडल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। हेनरी पिरेन, मार्क ब्लॉक, कार्ल मार्क्स और फर्नार्ड ब्रोडल। तो कौन आपके फ्यूडल सोसाइटी नामक पुस्तक के राइटर थे। तो याद रखना कौन थे बेटा, मार्क ब्लॉक। यहाँ पे बता दूं, मेरे एक तरीका है, जब मैं आपको क्वेश्चन वाली क्लास कराता हूँ तो वहां मैं आपको 10 सेकंड या 20 सेकंड नहीं देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप भी साथ में क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे और टिक कर रहे होंगे। अगर आप क्वेश्चन यहाँ पर भटकते हुए क्लास कर रहे हो तो मजा नहीं आएगा। क्लास को एक जगह पे स्थायी रखकर विदाउट स्पीड में विद फोकस के आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि स्पीड मेरी खुद रहती है, मैं खुद स्पीड में भागता हूँ, ठीक है ना। और आपको स्पेशल डिमांड पे आई हुई आपके लिए क्लासेस है। बे रिक्वेस्ट स्पेशल डिमांड की गई थी, बताया गया था ऐसे ऐसी मांग है बच्चों की। ठीक है भैया, आपकी इच्छा पूरी करते हैं। तो बहुत मैम ने भी अच्छा किया, उनकी वजह से मैं भी आपके लिए करा पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मार्क ब्लॉक इसके राइटर है। देखते हैं मार्क ब्लॉक के बारे में। मार्क ब्लॉक 20वीं शताब्दी में महान मध्यकालीन इतिहासकारों में से एक है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी में मध्यकालीन यूरोप की आर्थिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और सामंती संबंधों का वर्णन किया गया है। मार्क ब्लॉक एनाल्स स्कूल के संस्थापकों में से एक है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, यहाँ पे मार्क ब्लॉक के बारे में कुछ और सुन लो आप लोग। ये फ्रांसीसी मध्यकालीन यूरोप में कहा कि फ्रांस के, ठीक है ना, फ्रांसीसी मध्यकालीन लेखक माने जाते हैं। हम्म, प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने पैदल सेना में सेवा दी। 4 प्रशंसा पत्र और लीजन ऑफ ऑनर जीते। लीजन ऑफ ऑनर भी जीता था। लीजन ऑफ ऑनर भी जीता था। 1920 में इन्होंने अपनी थीसिस किंग्स और सर्फ्स भी प्रकाशित की थी। किंग्स और सर्फ्स इनकी थीसिस का नाम है। इस बात को याद रखना आप लोग। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी में आर्थिक संरचनाओं, विश्वास की प्रणालियों के साथ साथ कानूनी मानदंडों और संस्थागत प्रथाओं की में स्वतंत्रता और सेवा को वर्णन दिया गया है। 1939 में उन्होंने अपने जीवन काल में व्यतीत किए गए युद्धों का संस्मरण द स्ट्रेंज द स्ट्रेंजर और पब्लिश किया था, ठीक है ना, याद रखना। ये एनाल्स स्कूल फ्रांच ऑफ सोसाइटी के संस्थापक में से एक माने जाते हैं। क्वेश्चन आपका, यूरोपीय सामंतवाद में बहुसंख्यक कौन थे। यूरोपीय सामंतवाद में बहुसंख्यक कौन थे। मैनर, स्वामी, सामंत, अधीन कृषक या व्यापारी। तो इस सर्फ जो आपके थे अधीन कृषक थे आपके, वही आपके यहाँ पे थे बहुसंख्यक थे। तो सी इज अ राइट आंसर, यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में सामंती व्यवस्था विकसित हुई थी। इसमें दो आपकी क्लासेस थी, एक सामंत वर्ग, एक अधीन कृषक वर्ग। जो अधीन कृषक वर्ग था आपका, ये आपका बहुसंख्यक था। अधीन कृषक बहुसंख्यक थे, सामंतों की भूमि पर किसी का काम करते थे। अधीन कृषक अपने स्वामी की अनुमति के बिना भूमि नहीं छोड़ सकते थे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है। नंबर तीसरा आपके सामने है, हिटलर सत्ता में कैसे आया था। हिटलर जो था, हिटलर सत्ता में आया था चुनाव के द्वारा, युद्ध विजय के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा या विद्रोह के द्वारा। तो हिटलर सत्ता में कैसे आया था बेटा, चुनाव के माध्यम से, थ्रू द इलेक्शन हिटलर सत्ता में आया था, ठीक है ना। एक पता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको ड्रेस लो। यहाँ पे बहुत अच्छा, जब इंटरव्यू में था फर्स्ट टाइम मेरा यूपीएससी इंटरव्यू था, उस टाइम पे क्वेश्चन हिटलर का पूछा गया था। जब चुनाव का माहौल चल रहा था अपने यहाँ पे, जब इंटरव्यू दिया था, चुनाव रिफॉर्म का था क्वेश्चन। तो पूछा गया था क्या
जो आपके व्यक्ति लोग होते हैं, अति बिना रिश्वत के भी चुनाव करते हैं, बिना रिश्वत के भी चुनाव करते हैं। छोड़ो, अभी आपको 10 लेंगे, बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्लास को स्पीड में बढ़ाना है। जब इंटरव्यू क्लासेस आपकी लोगों ना असिस्टेंट प्रोफेसर की, और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री वहां पे होगा, तो मैं आपसे पक्का डिस्कस करूंगा इस वाले टॉपिक को। मुझे आप पिन करना कमेंट में, कभी लाइफ में मैं पक्का डिस्कस करूंगा। बहुत शानदार उसका आंसर दिया था मैंने, क्वेश्चन है, और मैं फंस भी गया था यहाँ पे, ठीक है ना। चुनाव के दौरान एडोल्फ हिटलर जनवरी में जन जर्मनी में आर्थिक मंदी के दौरान जनता के असंतोष का लाभ उठाकर लोकप्रियता प्राप्त की थी। 1933 में नाजी दल ने चुनाव जीता और हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर ने नाजी दल का गठन किया। उनकी आत्मकथा, हिटलर की आत्मकथा है मीन कैंप, ठीक है ना। इनकी आत्मकथा का नाम है, इस बात को आपको याद रखना है। अप्रैल 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी, इस बात को आपको रखना है, ठीक है। हिटलर के जन्म की बात की जाए तो 80-90 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में भाई साहब का जन्म हुआ था। वह एक उच्च कोटि का राष्ट्रवादी था, उच्च कोटि का राष्ट्रवादी था। इसी के चलते उसने प्रथम विश्व युद्ध में जमीन सेना में भर्ती होकर सम्मान अर्जित किया। 1918 में जर्मनी की पराजय के पश्चात उसने सेना छोड़ दी थी तथा नेशनल सोशलिस्ट ऑर्बिटर पार्टी अर्थात नाजी का गठन किया था। यदि नाजी की फुल फॉर्म की बात करें, क्या रखना, नेशनल सोशलिस्ट सोशलिस्टिक आर्बिटर पार्टी, इसकी पार्टी का नाम था, ठीक है ना। उसका स्पष्ट विचार था कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण जर्मनी हारा है। उसने 1919 में हुई वेना संधि को भी अपमानजनक माना था, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संधि? वेना संधि। 1923 में उसे जेल हो गई, परंतु जल्दी वह जेल से रिहा होकर राजनीति में आ गया, ठीक है ना। आर्थिक मंदी के दौर चल रहा था, जनता असंतोष में थी। उसने व्यापक लोकप्रियता का लाभ उठाकर 1933 में हुए चुनाव में जीतकर जर्मनी का चांसलर बन जाता है, ठीक है ना। चलो, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का नेता बनता है भाई साहब, ठीक है ना। मीन कैंप, इसकी पुस्तक का नाम है हिंदी में इसको मेरा संघर्ष, क्या? मेरा संघर्ष, इसकी आत्मकथा है। मीन कैंप मेरा संघर्ष, इसकी आत्मकथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका संसदीय, अब मैंने बोला पेन कॉपी लेके क्यों बैठना है, क्योंकि जो इसमें लिखा है वो तो बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको दूंगा। संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय को दिया जाता है? संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय देश को दिया जाता है बेटा? तो फ्रांस को, इंग्लैंड को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, जर्मनी को। अमेरिका यूरोपीय देशों में नहीं आता है आपका, ठीक है ना। किसको दिया जाता है बेटा? इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड को। यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक, राजशाही और एकात्मक राज्य है। इसमें 4 देश शामिल हैं, ठीक है ना। चलो, इंग्लैंड को संसदीय लोकतंत्र का जन्म स्थान माना जाता है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई है, ठीक है ना। आपसे बात की जाए यूनाइटेड किंगडम की, तो एक संवैधानिक राजशाही है और एकात्मक राज्य है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। इसमें 4 देश शामिल है, कौन कौन से? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और सेल्स। इसमें 4 कंट्री शामिल है, ठीक है ना। इसी यूरोपीय देश को संसदीय लोकतंत्र का उद्भव का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबंधित है? वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबंधित है आपका? कार्ल मार्क्स से, कार्ल फोरियर से, कार्ल फोरियर से, कार्ल फोरियर नहीं, फोरियर, फोरियर, चार्ल्स फोरियर से, रॉबर्ट ओवेन से या लुई विलोंग से। तो किससे संबंधित है आपका वैज्ञानिक समाजवाद? तो आप कह रहे हैं ना कार्ल मार्क्स से आपका वैज्ञानिक समाजवाद संबंधित है। किससे? कार्ल मार्क्स से, ठीक है ना। 1 मिनट बस देना, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही, चेक कर लिया कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। तो कार्ल मार्क्स से संबंधित है। कार्ल मार्क्स जर्मन के दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक हैं। मार्क्स का मानना है कि श्रमिक वर्ग पूंजीवाद को समाप्त कर समाजवाद की स्थापना कर सकता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी है।
मार्क्स और एंगल्स ने 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था? क्या लिखा था? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था। ठीक है। यदि बात करूं तो कार्ल मार्क्स बता ही दिया, जर्मन के दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार है। मार्क्स ने आधुनिक मजदूर वर्ग को वह क्रांतिकारी ताकत बताया जो समाज को पूंजीवाद से कम्युनिज्म तक ले जाने में अगुवाई देने का इच्छुक होता है और इसे काबिल भी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपका, शक्ति संतुलन का सिद्धांत किस सम्मेलन से संबंधित है? शक्ति संतुलन का सिद्धांत किस सम्मेलन से संबंधित है? बर्लिन, ट्रोम्पाउ, वियना या वर्साय? किससे संबंधित है? तैयार रखना बेटा, वीना कन्वेंशन से संबंधित है, वीना कांग्रेस से संबंधित है। ठीक है, वीना कन्वेंशन। तो 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय शक्तियों ने वीना सम्मेलन में शक्ति संतुलन के सिद्धांत को स्वीकार किया। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों में शांति बनाए रखना था, किसी एक शक्ति के अत्यधिक प्रभुत्व को रोकना था। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री मेटरनिख ने वीना सम्मेलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वीना व्यवस्था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होने तक प्रभावी रही, लगभग 100 साल तक आपकी चली थी, लगभग 100 साल तक आपकी चली थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन शीत युद्ध का केंद्र रहा? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? निम्नलिखित महाद्वीप में कौन सा शीत युद्ध का केंद्र रहा? तो बेटा यूरोप। क्या? यूरोप आपका कोल्ड वॉर का युद्ध रहा है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे लिखा है देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के बीच तनाव उत्पन्न होने को शीत युद्ध कहा जाता है। यूरोप पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों के बीच वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष का मुख्य केंद्र बन गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हुआ। शीत युद्ध के दौरान नाटो व वार्सा संधि प्रमुख सैन्य संगठन थे। नाटो व वार्सा संगति दो प्रमुख सैन्य संगठन थे। क्वेश्चन है, इतिहास विज्ञान है ना कि कम ना कि अधिक, यह कथन किसका है? इतिहास विज्ञान है ना कि कम ना कि अधिक, यह कथन किसका है बेटा? हेरोडोटस का, कार्ल मार्क्स का, लॉर्ड एक्टन का या जेबी ब्यूरी का? किसका है? क्या बता सकते हो किसका कथन है? इतिहास विज्ञान है ना तो कम है ना अधिक, किसका कथन है बेटा? तो जेबी ब्यूरी का। ठीक है, किसका? जेबी ब्यूरी का कथन है। ठीक है ना, याद रखना, जेबी ब्यूरी 1903 में कहा था इतिहास विज्ञान है ना कम ना अधिक। उन्होंने इतिहासकारों को तथ्यों का वैज्ञानिक और निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण करने पर बल दिया। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हिस्ट्री शब्द यूनानी हिस्टोरिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? खोज या अन्वेषण। क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया? इस दिल्ली के सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया? यहाँ पे आपका दिया गया है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक, तो याद रखना इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किया था। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण सहा। इस शासनकाल में कुछ 6 प्रमुख मंगोल आक्रमण हुए थे। पहला मंगोल आक्रमण 1298 में, 1298 किसका बेटा? कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। किसके? कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा युग में सही सुमेलित है। कौन सी बुक किसकी है? तो क्या इब्न बतूता की बुक रहला है, जियाउद्दीन बर्नी की बुक तबकात नासरी है, अबुल फजल की बुक मुंतखब और तवारिख है, दारा सिकोई की सायनामा है? बताओ क्या इसमें सही है? क्या रखना बेटा, इसमें एक ही पुस्तक सही है। इब्न बतूता की बुक क्या है? किताब उर रहला है। ठीक है ना, इब्न बतूता की बुक क्या है? किताब उर रहला है। मिनाज उस सिराज की तबकात नासरी है, मिनाज उस सिराज की तबकात नासरी है। बदायनू की बुक का नाम है मुंतखब तवारिख और इनायत खान की बुक का नाम है सायजानामा। फिर से जहां बैठो वहीं से बोलना बेटा, क्या बोलना? इब्न बतूता की बुक का नाम है किताबुल लहला, किताबुल लहला। तबकात नासिर किसकी है? मिनाज उस सिराज की है। तबकात नासरी मिनाज उस सिराज की है। मुंतखब उल तवारिक बदायूनी की है। सायनामा इनायत खान की है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कि अच्छा आपको पता है टेक्स्ट बुक का कोड यहाँ पे क्यों दिया गया है? एक टेक्स्ट बुक का कूपन कोड आपके लिए इसलिए दिया गया है, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज चाहे तो आपको लगभग 12% तक इसमें ऑफ मिल जाएगा। कितना? 12% आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है ना, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल प्रचलित किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने
चांदी का टंका व तांबे का जीतल प्रचलित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसे चांदी का टंका और तांबे का जीतल जा रहा था? तो इल्तुतमिश। कौन बेटा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को आपको याद रखना है, ठीक ना? चलो, तो इल्तुतमिश ने अरबी सिक्का प्रणाली के आधार पर चांदी का टंका और तांबे का जीतल फेमस किया था। उसने सिक्कों की टकसाल पर नाम अंकित करने की परंपरा प्रारंभ की थी। लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन है, किसानों को कल्याण हेतु पट्टा और कबूलियत व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? क्या किसानों के कल्याण हेतु पट्टा व कबूलियत? तो पट्टा और कबूलियत किसने शुरुआत की थी बेटा, बताओ? यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ सकते हो आप लोग, यदि इसमें आपको जोड़ना हो इल्तुतमिश में। तो एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, ज्यादा याद आपको है। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर हिंदू प्रतीकों जैसे शिव नंदी, शिव के नंदी और चौहान घुड़सवार को अंकित कराया था। इस बात को आप ख्याल रखना, ठीक है ना? और राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाया था, ठीक है ना? चलो, तो किसानों का कल्याण हेतु पट्टा और कबूलियत किसने बेटा? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी या शेरशाह? तो याद रखना बेटा, किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है ना? शेरशाह सूरी ने काम किया था। अब लिखा है, शेरशाह ने राज्य एवं किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने हेतु पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। पट्टा में भूमि और लगान का विवरण होता था। कबूलियत कृषक द्वारा स्वीकार किया गया समझौता होता था। क्या? कबूलियत द्वारा स्वीकार किया गया समझौता होता था। शेरशाह की प्रशासन की जानकारी अब्बास खान सरवानी की तारीख शेरशाही से प्राप्त होती है। किसकी? अब्बास खान सरवानी की तारीख शेरशाही से प्राप्त होती है। आपको पता है, जो शेर खान था, जिसको हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, दिल्ली राज्य में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है। द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना? इसके बचपन का नाम पूछा आपसे, फरीद है रखना। बचपन का नाम फरीद था, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, ठीक है? चलो, याद रखना, इनके समय पर लगान निर्धारण 3 प्रणालियां प्रचलित थी। शेरशाह के समय पर लगान निर्धारण करने के लिए 3 प्रणालियां प्रचलित थी। कौन कौन सी प्रणालियां थी बेटा? नंबर 1, गल्ला बख्शी या बटाई। गल्ला बख्शी ऑब्लिक बटाई। नंबर 2 रखना, नस्क या मुक्ताई। नस्क या मुक्ताई, इसको कनकूत भी बोलते हैं, कनकूत। नंबर 3, नगद या जब्ती। तो 3 प्रकार से नगद बस क्या आपकी लगान वसूली होती है, नगद या जब्ती। 3 प्रकार से आपकी लगान वसूली ये लोग करते थे, शेरशाह लोग, ठीक है ना? चलो, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? चेतन, बल्लवाचार, रामानंद, निम्काचार्य। तो बल्लवाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तो बल्लवाचार्य भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा के क्या है, किस भक्ति धारा के प्रमुख संत है, लिखा ना? बल्लवाचार्य ने पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, किस भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे, ठीक है ना? उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्व दिया था। किसको? भक्ति को अधिक महत्व दिया था, ठीक है? याद रखना, इन्हें अग्नि का अवतार भी कहा जाता है। बल्लवाचार्य को क्या? अग्नि का अवतार कहा जाता है। अग्नि का अवतार कहा जाता है। साथ ही साथ इसको बैसवर वानरा अवतार भी कहा जाता है, ठीक है? इस बात को आपको रखना है। ठीक, याद रखना, बल्लवाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्काचार्य, ये चारों ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञान की जगह पर भक्ति को महत्व देते हैं। क्या? ज्ञान की जगह पर भक्ति को महत्व देते हैं, ठीक है? याद रखना, बल्लवाचार्य ने शुद्धाश्वैतवाद दर्शन को प्रस्तुत किया था। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य ने द्वैतवाद और निम्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद प्रस्तुत किया था, ठीक है ना? याद रखना, मुगल कालीन प्रशासन में ऑडिटर जनरल किसे कहा जाता था? ऑडिटर जनरल किसे कहा जाता था, बताओ? एजी किसे कहा जाता था? मुंसरिफ ममालिक, मीर समान, वकील मुतलक
मुस्तौफी ममालिक। किसको कहा जाता था, इस बात का आंसर क्या बेटा, मुस्तौफी ए ममालिक। किसको, मुस्तौफी ए ममालिक को मुगल काल में ऑडिटर जनरल कहा जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, मुस्तौफी ए ममालिक राज्य के आय व्यय का परीक्षण करने वाला लेखा परीक्षक अधिकारी था। आरजे ममालिक क्या था बेटा, सैन्य विभाग का अधिकारी था। आरजे ममालिक क्या था, सैन्य विभाग का अधिकारी था। वरीद ए खास क्या था, शाही पत्र व्यापार का व्यवहार करने वाला था। वरीद एक खास, वरीद एक खास, खास क्या रखो, शाही पत्र व्यवहार करने वाला। सद्र और सुदूर, सद्र और सुदूर क्या था, धर्म एवं दान विभाग का अधिकारी था। मुंसरिफ ए ममालिक, महालेखाकार था आपका मुंसरिफ ए ममालिक। तो मुंसरिफ ए ममालिक और मुस्तौफी ए ममालिक में डाउट मत करना। मुस्तौफी ए ममालिक क्या था, आपका महालेखा परीक्षक था। एक परीक्षक एक आपका महालेखाकार है। क्वेश्चन है, चित्राधुरा अथवा पच्चीकारी जो स्थापत्य कला की विशेषता है, भारत में सर्वप्रथम रूप से किसके शासनकाल में प्रयुक्त थी, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो किसके शासनकाल में बेटा, जहांगीर के टाइम पे। किसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे आपकी विकसित हुई। ठीक है ना, चलो। जहांगीर के शासनकाल में स्थापत्य की अपेक्षा चित्रकला को प्रोत्साहन अधिक मिला था। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण इमारत आगरा की एतमाद-दौला की मकबरा है। ठीक है ना, यह संपूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहला मुगल मकबरा है जिसमें व्यापक रूप से पिच्चीकारी कला का प्रयोग किया गया है। यद्यपि इस तकनीक का प्रयोग 1600 में उदयपुर में गोलमंडल में हुआ था, किंतु इसका व्यापक विकास जहांगीर के समय पे हुआ है। ठीक है ना, चलो। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दरबारी मंसूर किस मुगल बादशाह के दरबार में संबंधित थे। चित्रकार मंसूर, प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार मंसूर किस मुगल बादशाह के दरबार में थे बेटा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। किसके में बेटा, जहांगीर के में। किसके में, जहांगीर के समय पे थे आपके। ठीक है ना, चलो। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में महान चित्रकार थे। वह दुर्लभ पक्षियों, पशुओं और पुष्पों के यथार्थ चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। जहांगीर ने उसे नादिर उल असर की उपाधि दी थी। नादिर उल असर की उपाधि दी थी। उनकी प्रसिद्ध चित्रकृतियों में साइबेरियन सारस और बंगाल के दुर्लभ पुष्प शामिल है। इस बात को आपको याद रखना। ठीक है ना, जहांगीर दरबार में और कौन था, फारूक बेग था। फारूक बेग भी चित्रकार थे आपके। अन्य चित्रकारों में बिशन दास, उस्ताद मंसूर आपके थे ही। अबुल हसन भी आपको मिल जाएंगे, अबुल हसन भी मिल जाएंगे आपको। दौलत और मनोहर भी आपको मिल जाएंगे। दौलत बा मनोहर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पे दो उपाधियां आपको याद रखनी है। एक तो आपको कौन सी उपाधि रखनी है बेटा, उस्ताद मंसूर की उपाधि रखना है। उस्ताद मंसूर को क्या उपाधि दी थी, तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि, किसकी, नादिर उल असर की उपाधि इन्होंने दी थी। और अबुल हसन को भी उपाधि दी थी। अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी थी बेटा, ये दोनों आपको इसलिए याद रखना है कि फेमस है। इनको नादिर और जमा की उपाधि, नादिर और जमा की उपाधि प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, चलो। अबुल हसन को व्यक्ति चित्र दो, एक तरफ जहां उस्ताद मंसूर फूल पत्तियों पशुओं की चित्र करते थे, वहीं अबुल हसन क्या, मनुष्यों के चित्रों का अंकन करते थे, व्यक्तियों के चित्रों का अंकन करते थे। और तुझो के जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र इन्होंने बताए थे। ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या तेज बहादुर सप्रू। तो किसने किया था बेटा, याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। किसने, मौलाना अबुल कलाम आजाद पे। ठीक है ना, चलो। क्या बेटा, शिमला सम्मेलन, तो वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु 25 जून 1945, डेट याद रखना, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और सम्मेलन की विफलता का मुख्य कारण क्या था, मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वही करेगा। इस वजह से क्या हो गया था, शिमला समझौता विफल हो गया था। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक, वाटर शेड की संज्ञा दी है। इसकी वाटर शेड की संज्ञा दी थी, जल विभाजक की
संज्ञा दी थी, इस बात को रखना। कब तक चला था? 25 जून से 24 जुलाई तक, सॉरी 25 जून से 14 जुलाई तक आपका ये चीज चला था। नेट के पेपर से लेके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट तक आपके लिए दिया गया है। मतलब एक क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में दिखेगा। क्वेश्चन है 1961 में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? द फर्स्ट नॉन अलाइड मूवमेंट समिट ऑफ 1961 वॉज हेल्ड वियना, कायरा, बेलग्रेड या डरबन। तो 1961 का गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था बेटा? बेलग्रेड। कहाँ पे? बेलग्रेड में, ठीक है ना। चलो 1961 में गुट निरपेक्ष नेम का प्रथम शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया के यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। यहाँ पर संस्थापक कौन कौन है? भारत से जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से जोसेफ टीटो आपके मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे जोसेफ ब्रोस टीटो आपको मिल जाएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 9 स्वतंत्र देशों को शीत युद्ध के सैन्य गुटों से दूर रखना, ठीक है ना, याद रखना। ठीक, आपको भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से आपको नासिर साहब और आपको यूगोस्लाविया से आपको जोसेफ ब्रोस टीटो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, अप्रैल 1961 में आपकी हुई थी। चलो 1739 में मराठों ने सालसेट एवं बेसन पर किसके अधिकार किया था? 1739 में मराठों ने सालसेट एवं बेसन पर किससे अधिकार किया था? डच से, अंग्रेज से, फ्रांसीसी से या पुर्तगालियों से? तो किससे बेटा? पुर्तगालियों से मराठों ने सालसेट और बेसन पर कब्जा किया था। 1739 में मराठों ने सालसेट और बेसन पर पुर्तगालियों से अधिकार किया था। इस वजह से भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों की शक्ति कमजोर हुई थी और बाद में 1774 में अंग्रेज ने सालसेट पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन है विभिन्न जातियों के 12 शिष्यों वाले भक्ति संत कौन थे? विभिन्न जातियों के 12 शिष्यों वाले भक्ति संत कौन से थे? ठीक है ना, 2 भक्ति काल का संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे, वो कौन थे बेटा? रामानंद, सूरदास, कबीर या वल्लभाचार्य। तो कौन थे बेटा? रामानंद। कौन थे? रामानंद, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर श्रेय जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन लेके आया था? रामानंद लेके आए थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। रामानंद जो थे आपके रामानुज के मतावलंबी राघवानंदन के शिष्य थे, ठीक है ना। इसके दृष्टिकोण उदार था। लिखा है यहाँ पे कि रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सभी जातियों धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। कबीर, रविदास, सेना, धन्ना, पीपा इत्यादि इत्यादि उनके शिष्य थे, ठीक ना, इत्यादि इत्यादि उनके शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 21 है किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थापित की थी? राजधानी कहां से? गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी। सजाउद्दीन फिरोज शाह, अहमद शाह द्वितीय, अलाउद्दीन हसन, अहमद शाह प्रथम। किसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी? ध्यान रखो, अहमद शाह प्रथम ने, अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी, ठीक है ना। देखो अहमद शाह प्रथम 1424 में बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित करते हैं। बाद में बीदर दक्कन का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन जाता है। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन ने की थी। बहमनी राज्य 1527 तक अस्तित्व में रहा, 1527 तक अस्तित्व में रहा, ठीक है ना। रखना, बीदर राजधानी स्थानांतरित की और बीदर को क्या नाम दिया इन्होंने? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद नाम दिया किसने? अहमद शाह प्रथम ने, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है कि भैया बहमन शाह ने जब बहमनी राज्य की स्थापना की थी 1347 में, उस समय पर दिल्ली पर किसका शासन था? ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक का, एमबीटी का शासन वहां पे हो रहा था। एमबीटी का शासन वहां पे हो रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने मद निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह। तो किसने 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 किया था बेटा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मद निषेध लागू करने का प्रयास किया था, ठीक है ना। चलो
ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही दिल्ली सल्तनत में क्या साम्राज्यवादी युग का आरंभ हो जाता है, ठीक है ना। और भाई साहब अलाउद्दीन ने क्या अपने विशाल साम्राज्य के रखरखाव और शासन तंत्र को मजबूत लेने के लिए अनेक सुधार किए थे। इन्होंने अपने साम्राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, अपने अधिकारियों को जनता के बीच मद निषेध करने की घोषणा करवाई थी। सुल्तान ने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया था, परंतु उनके द्वारा लागू किए गए मद निषेध कानून का पूरी तरह असफल रहा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी याद रखना। क्वेश्चन है 1791 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। अब मुझे संस्कृत इसकी बिंदी से डंकन याद रहता है ऑलवेज, ठीक ना। तो कौन है इसका आंसर, जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन, ठीक ना। चलो, जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन हेतु वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में यह संस्था विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई। 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय कर दिया गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है ना। चलो, बात को आपको याद रखना है। रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है, रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित थी। यह कथन किसका है, कथन किसका है, जॉन सोर, डफ, रीड या मुनरो, किसका बेटा, मुनरो का एक कथन है, मुनरो का एक कथन है, ठीक है ना। अंग्रेजों ने आपको पता है भू राजस्व के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की थी। एक तो आपको स्थायी बंदोबस्त, दूसरा आपका रैयतवाड़ी और तीसरा आपका महलवाड़ी। तो रैयतवाड़ी का जन्मदाता किसको माना जाता था, थॉमस मुनरो को। तो यहाँ पे लिखा होगा रैयतवाड़ी का विकास मुख्यतः थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने किया था। इस व्यवस्था में सरकार सीधे किसानों से लगान वसूल करती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू थी। अधिक लगान के कारण किसान ऋणग्रस्त हो गए, ठीक है ना। चलो, तो मुनरो ने कहा था रैयतवाड़ी व्यवस्था की ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कलकत्ता से आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। कलकत्ता से आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन किस वर्ष आरंभ की गई थी। 53, 55, 56, 57। तो 1853 में टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। क्या, टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी, ध्यान रखना। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में कोलकाता से आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। भारत की पहली रेल लाइन 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच शुरुआत हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय पे लोक निर्माण विभाग और डाक सुधार भी प्रारंभ किए गए थे, डाक सुधार भी प्रारंभ किए गए थे, ठीक है ना। आपको पता है लॉर्ड डलहौजी कब आया था, लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत में आया था गवर्नर बनकर, क्योंकि अपने शासनकाल में युद्ध और व्यवगत के सिद्धांत के लिए फेमस रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। भाई साहब ने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी की थी 1854 में। कब, 1854 में, ठीक है। तो समझ आते हैं आगे। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन और चाय के व्यापार अधिकार बना रहा। तो 13 में बना रहा और 33 में चला गया, 13 में बना रहा और 33 चला गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। तो 1813 के चार्टर एक्ट के में चीन और चाइना के व्यापार को छोड़कर, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर भारत के व्यापार का कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति दी और शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने की स्वीकृति बनी। और लास्ट क्लास में इसी में हमने क्या पढ़ा था, मैकाले मिनट पढ़ा था, ठीक है ना, प्राच्यवाद विवाद पढ़ा था, पाश्चात्य विवाद पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है। भारत में सती प्रथा समाप्त कराने में किसकी प्रमुख भूमिका थी, स्वामी विवेकानंद, सहाजानंद, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक। तो किसकी भूमिका थी बेटा, राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। एक तो राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाप्त में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था, ठीक है ना। इसलिए इनको क्या 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा है, क्या, पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने 1829 में गवर्नर विलियम बेंटिक द्वारा, तो यहाँ पे लिखा होगा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद जैसी क्रूरतियों का विरोध किया। उनके प्रयासों से प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में
ब्रह्म समाज की स्थापना की, उन्हें आधुनिक भारत का जनक या भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। चलो, तो दो आंसर थे, एक लॉर्ड विलियम बेंटिक भी थे, तो आयोग ने दोनों को सही माना है। ठीक है ना, आयोग ने दोनों को सही माना है। क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नेता कौन है? सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल, बीडी सावरकर या बाल गंगाधर तिलक? तो कौन है बेटा गदर पार्टी? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल आपके गदर पार्टी के नेता थे। कब स्थापना हुई थी इसकी? 25 जून 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। देखो कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? 25 जून 1913 को हुई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेताओं विचारकों में से एक थे। पार्टी ने गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत करना इसका उद्देश्य था। ठीक है ना। एक मिनट देना मुझे, पानी और पी लूं। आप भी पानी और पी सकते हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे बेटा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, केशव बालीराम हेडगवार या अटल बिहारी वाजपेयी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगवार या अटल बिहारी वाजपेयी? इसका आंसर देना आपको। कौन थे बेटा? तो याद रखना, बलिराम केशव राम हेडगेवार महोदय। हेडगेवार महोदय आपके क्या थे? आरएसएस के संस्थापक थे। आरएसएस के संस्थापक थे। कब हुई थी स्थापना? तो सितंबर 1925 में नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इसके संस्थापक थे। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में। प्रमुख को सर संघ चालक कहा जाता है। सर संघ चालक कहा जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से लोकहितवादी के नाम से कौन फेमस है? देखो इन दोनों को हटा दो, इन दोनों में से बता दो कौन है लोकहितवादी के नाम से कौन फेमस है। याद रखना, लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख फेमस है। ठीक है ना, महाराष्ट्र समाज में। ठीक है, दो यहाँ पे लिखा है, गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, बुद्धिवाद, सामाजिक समानता का समर्थन किया। उन्होंने मराठी पत्रिका लोकहितवादी का संपादन किया। उन्होंने विधवा विवाह, सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने 1835 में भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त किसने किया था? 1835 में भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त किसने किया था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, लॉर्ड लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने प्रेस से के प्रतिबंध को हटाया था? तो जनरल जो आपके लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को है। सी इज अ राइट आंसर। सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में प्रेस एक्ट पारित कर समाचार पत्रों पर लगे कई प्रतिबंध समाप्त किए थे। इसी कारण उन्हें क्या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसको बेटा? चार्ल्स मेटकॉफ को। बोलो फिर से, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1835 में इन्होंने प्रेस पर लगे सभी पारित जो थे आपके प्रतिबंध को समाप्त किया था। इससे पूर्व 1799 और 1823 के प्रेस अधिनियम द्वारा इसे क्या प्रतिबंधित किया गया था? राजा राम मोहन राय ने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों का विरोध किया था। ठीक है ना, याद रखना। आप क्या रखना, जब 1883 में एक फैक्ट याद रखना कि 1793 लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में पत्रों पर पत्रेक्षण अधिनियम सेंसरशिप लगाई थी और जॉन एडम ने 1823 में भी प्रतिबंध लगाए थे। इन कारणों की वजह से क्या हुआ था, जो आपके राजा राम मोहन राय है उनका एक मिरातुल अखबार आता था। क्या? मिरातुल नाम से अखबार आता था, वह प्रतिबंधित हो गया था। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलो, आवास जी नाना भाई ने 1853 में पहली वस्त्र मिल कहाँ पे स्थापित की थी? ठीक ना। कोवास जी नाना भाई ने पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ पे स्थापित की थी? कलकत्ता, सूरत,
ढाका या बॉम्बे? तो यार ना बॉम्बे में स्थापित किया बेटा, बॉम्बे में स्थापित की थी, ठीक है ना। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा स्थापित पहली सूती मिल 1853 में बॉम्बे में कावसी नानाभाई दावन द्वारा की गई थी। भारत की पहली जूट मिल, भारत की पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिसारा में स्थापित हुई थी। आगे चलकर बॉम्बे सूती उद्योग का प्रमुख केंद्र बन गया था, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा 1956 में गठन किया गया था, किसके नेतृत्व में? स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। आप बोले इसको पूरा डिटेल में बताओ। लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था हम लोगों ने। इसलिए हमने अवध किसान सभा भी देखी थी, अवध किसान सभा देखी थी, हमने यूपी किसान सभा भी देखी थी। इसके निर्माणकर्ता इनकी डेट हमने सब कुछ देखा था। याद है कि नहीं याद है? बताओ जल्दी से। स्वामी सहजानंद सरस्वती राष्ट्रवादी नेता, समाज सुधारक और किसान नेता थे। 1936 में प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता की थी। उन्होंने भारत में किसान आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन और किसानों के अधिकारों की मांग की थी, ठीक है। इंग्लैंड में अध्ययनरत छात्रों के समूह का नेतृत्व करते हुए 1933 में पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने दिया था? इंग्लैंड में अध्ययनरत छात्रों के समूह का नेतृत्व करते 1933 में पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर हायत, चौधरी रहमत अली या लियाकत अली खान? तो किसने दिया था बेटा? चौधरी रहमत अली ने। कब? 1933 में, ठीक है ना। चलो, चौधरी रहमत अली ने 1933 में पहली बार पाकिस्तान नाम प्रस्तुत किया। उन्होंने पृथक मुस्लिम राज्य की स्थापना का समर्थन किया। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हो गया। इस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध कहा जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। इस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध कहा जाता है। तो याद रखना, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध कहा जाता है, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध एक्स सापर की संधि से समाप्त हुआ था। संधि के बाद मद्रास पुनः अंग्रेजों को लौटा दिया गया था, ठीक है। चलो, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है बजाय भेड़ के पूरी उम्र तक जीना। यह कथन किसका है? हैदर अली, नाना साहेब, टीपू सुल्तान या आपका सिराजुद्दौला? तो आपको पता है यह कथन किसका बेटा? टीपू सुल्तान का। किसका है? टीपू सुल्तान का फेमस कथन है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने यह प्रसिद्ध कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कहा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कहा था। उन्होंने अंग्रेजों से वीरतापूर्वक युद्ध किया और 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी एवं स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था, एवं स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। यार आपको बता दूं कि भाई साहब टीपू सुल्तान को अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ जैसी भाषा को ज्ञान था, ठीक है ना। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में स्थानीय सुशासन का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है बेटा? लॉर्ड रिपन, लिटन, कर्जन या कैनन? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है, ठीक है ना, याद रखना। लॉर्ड रिपन ने 1880 से 84 तक रहा है, भारत में अनेक काम किए। उन्होंने 1882 में स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव पारित किए, इसलिए उन्हें स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति की थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी इन्हीं के टाइम पे आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। पहली नियमित जनगणना भी इन्हीं के समय से प्रारंभ हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 4 परिधीय न्यायालय सर्किट कोर्ट स्थापित किए, जिन्हें 3 बंगाल में थे और 1 बिहार में थे? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 4 परिधीय न्यायालय स्थापित किए, 3 बंगाल में थे, 1 बिहार में था आपका, ठीक है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस संहिता द्वारा न्यायिक प्रशासन का पुनर्गठन किया था। उन्होंने जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट्स की स्थापना की थी, जिसे 3 बंगाल में 1 बिहार में था। कॉर्नवालिस ने
1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। उसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव में कितने प्रतिशत योग्य मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव में कितने प्रतिशत योग्य मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर देना पॉसिबल है, बट यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, याद रखना। ठीक है, चलो, ये अलग अलग स्रोतों में अलग अलग आंसर दिए गए, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। आयोग ने क्या किया था, इस प्रश्न को हटा दिया था। ठीक है ना, चलो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सेकेंड 5 ईयर प्लान की आपकी योजना की अवधि क्या थी? 50-55, 57-62, 52-57 या 56-61? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 56 से लेकर 61 तक, 56 से लेकर 61 तक, ठीक है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 लागू हुई। इसे महान रोबस्ट मॉडल पर आधारित कहा जाता है। तीव्र औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल देती है। भारी और मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया। निवेश दर बढ़ाने का लक्ष्य रखा। क्वेश्चन है, मुगल प्रांतों में जल परिवहन एवं नदियों के आवागमन की व्यवस्था हेतु कौन उत्तरदायी था? प्रांतीय बख्शी, यहाँ पे प्रांतों की बात कर रहा है, प्रांतीय भर, बकिया नवीस या प्रांतीय दीवान? तो कौन सा व्यक्ति जल परिवहन और नदियों के आवागमन के लिए उत्तरदायी था मुगल काल में? कौन था बेटा? मीर बहर, मीर बहर। इस बात को आपको याद रखना है ना। तो मीर बहार मुगल प्रशासन में नौसेना और जल परिवहन का प्रमुख अधिकारी था। वह शाही नौका और नदी परिवहन को देखरेख करता था। मीर बहार नौसेना जल परिवहन का अधिकारी था। वकिया नवीस, वकिया नवीस आपका समाचार लेखक था। मीर अर्ज आपका निवेदन अधिकारी था, अर्ज किया है आपने। मुशरफ आपका लेखा अधिकारी था। और मीर बख्शी आपका सैन्य विभाग का अधिकारी था। मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में किसके शासनकाल में नियुक्त किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो याद रखना बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में गैर मुस्लिमों को पहली बार नौकरी में रखा गया था। किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने उदार दृष्टिकोण और प्रशासनिक प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध था। उसने योग्य हिंदुओं और गैर मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में उसके प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। इसका आंसर दो आप लोग, आंसर लगाओ। निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? तो किसने की थी बेटा? सुल्तानों में से सांकेतिक मुद्रा किसने प्रारंभ की, बताओ। तो सबको पता है बेटा, यहाँ पे किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी दो स्रोतों से मिलती है। एक तो आपके बरनी की तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही से आपको इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा आपको इब्न बतूता की रहला पुस्तक से आपको इस काल की जानकारी मिलती है, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के समान मूल वाले तांबे के सिक्के जारी कर सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी। यह प्रयोग असफल रहा क्योंकि लोगों ने नकली सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिया। चांदी की कमी के कारण यह नीति लागू की गई थी। वह विशाल सेना बनाए रखना और साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन है, मराठों के अधीन वंशानुगत जमींदारी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? मराठों के अधीन वंशानुगत जमींदारी व्यवस्था को क्या कहा जाता था, बताओ। मोकासा, मोकासा तो नहीं था, कल ही अपन ने पढ़ा था इसको लास्ट क्लास में। देशमुखी, बताओ। मिराजदारी या प्रधानी? तो मिराजदारी हम लोग पढ़ चुके हैं। आंसर क्या है? मिराजदारी। क्या आपका? मिराजदारी, ठीक है ना। शिवाजी ने संपूर्ण साम्राज्य को क्या 4 प्रांतों में विभक्त किया था। जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। तथा देश पांडे, देशमुख, पाटिल, कुलकर्णी नाम से प्रसिद्ध वंशानुगत राजस्व कर्मचारियों की स्थिति की थी। स्थिति में परिवर्तन किया था। शिवाजी के शासनकाल में मात्र मिराजदारी व्यवस्था शेष थी। कौन सी बेटा? मिराजदारी व्यवस्था शेष थी, मिराजदारी, ठीक है। चलो यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे मिराजदारी। शिवाजी ने
पारंपरिक जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, किंतु जो वंशानुगत भू अधिकार व्यवस्था शेष रही उसे मिरासदारी कहा गया। मोकासा क्या थे? सैनिक अधिकारी और सरदारों को दी जाने जागीर थी। चौथ और सर देशमुखी मराठा राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। याद रखना, मैंने क्या बोला? देशमुख, देशपांडे, पाटिल, कुलकर्णी, ये भी क्या थे? आपके वंशानुगत राजस्व अधिकारी थे। हालांकि उस टाइम पे ओनली मिरासदारी ही पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए आयोग ने इसको बी और सी आंसर दोनों माना है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा संगीत पर प्रतिबंध लगाने की सूचना में किसके लेखन से प्राप्त होती है? किसके लेखन से प्राप्त होती है? साकी मुस्तद खान, काजिम सराजी, मनुची या वर्नियर? तो किसके लेखक से प्राप्त होती है बेटा? ध्यान रखना, मनुची के लेखक से मिलती है और साकी मुस्तद खान के लेखक से भी मिलती है। तो ए और सी आपका यहाँ पे आंसर होगा। लिखा है देखो, औरंगजेब के शासनकाल में परंपरागत इस्लामी विचारों के अनुसार दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है ना? जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? शाकी मुस्तद खान की मासिर आलमगीर से मिलती है और मनुची से मिलती है। मनुची की स्टोरिया दो मेगोरो से मिलती है। ठीक है ना? औरंगजेब स्वयं बीड़ा वादन में निपुण था, ये बात ध्यान रखना, उसके सिक्कों से जानकारी मिलती है। क्वेश्चन है, रज्जनामा किसका फारसी अनुवाद था? रज्जनामा किसका फारसी अनुवाद था? रज्जनामा पंचतंत्र का, रामायण का, महाभारत का या कथा शरत सागर का? ध्यान रखना, रज्जनामा आपका प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद था। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है ना? जो कि मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूनी, नकीब खां और अबुल कालदी ने रज्जनामा नाम से किया था। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा हो देखो, रज्जनामा अकबर के शासनकाल में तैयार महाभारत का फारसी अनुवाद था। बदायूनी ने, नकीब खान ने और अब्दुल कादिर ने, इन तीनों ने मिलकर इसको ट्रांसलेट किया था। रज्जनामा की चित्रित पांडुलिपि को मुगल चित्रकला का महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहा जाता है। ठीक है ना? रज्जनामा के चित्र में भगवान कृष्ण, बलराम का जरासंध के साथ युद्ध, शिशुपाल वध, द्रौपदी का स्वयंवर, पारिजात हरण इत्यादि इत्यादि आपको चित्र मिलते हैं। ठीक है ना? अभी कहाँ मिलेगा? वो ब्रिटेन में मिलेगा, लंदन संग्रहालय में। जौनपुर के सरकी राज्य की स्थापना किसने की थी? जौनपुर के सरकी राज्य की स्थापना किसने की थी? मलिक मुबारक, मलिक सरवर, अबू बकर शाह, अहमदुल्लाह, मोहम्मद शाह। तो किसने बेटा? मलिक सरवर ने। किसने? मलिक सरवर ने जौनपुर के टर्की राज्य की स्थापना की थी। मलिक सरवर, ठीक है ना? मलिक सरवर तैमूर के आक्रमण के बाद उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर मलिक सरवर ने 1339 में जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना की थी। किसके बेटा? तैमूर के आक्रमण के बाद। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। तो जौनपुर शहर की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है, जौना खां के नाम से, और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। और जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने कराया था? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने या दारा शिकोह ने? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने कराया था बेटा? दारा शिकोह, दारा शिकोह, ठीक है ना? ठीक, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिरे अकबर नाम से, किस नाम से? सिरे अकबर नाम से कराया था। सिरे अकबर नाम से कराया था। वह हिंदू दर्शन एवं तुलनात्मक धर्म में विशेष रुचि रखता था। भगवत गीता, युग वशिष्ठ इत्यादि का भी अनुवाद कराया है। उनकी प्रसिद्ध रचना मजमा उल बहरीन थी। किसकी? दारा सिकोई की। ठीक है ना? इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर का दो मार्ग बताया गया है। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, शाहजहां ने दारा सिकोह किसकी? शाह ए बुलंद की, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। किसकी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से नवाजा था। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और मजमा उल बहरीन क्या है उनकी मूल कृति? इसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताए। किसने? दारा सिकोह ने। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री
फेडरिक नॉर्थ। कौन था बेटा? फेडरिक नॉर्थ आपके इसके कौन थे? प्रधानमंत्री थे। फेडरिक नॉर्थ। ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार, कुप्रशासन को नियंत्रित करने हेतु 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। उस समय फेडरिक नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। वॉरेन हेस्टिंग क्या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। क्वेश्चन है, भारत में वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना किसने और कब की थी? भारत में वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना किसने और कब की थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्गिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो वैधानिक विधिक सेवा की स्थापना लॉर्ड लिटन ने की थी। किसने? लॉर्ड लिटन ने की थी 1889। ना लॉर्ड लिटन को उसकी विद्वत्ता के कारण ओवन ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। ओवन मेरिडिथ भी कहा जाता है, ठीक ना। चलो, यहाँ पे लिखा है कि लॉर्ड लिटन ने 1879 में वैधानिक सिविल सेवा की स्थापना की थी ताकि भारतीयों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में सीमित अवसर दिए जा सके। लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। लिटन ने पारित किया था, रिपन ने हटाया था, ठीक ना। उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी, ठीक ना। साथ ही साथ याद रखना, स्ट्रेची आयोग की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग का गठन किया था इसी ने, ठीक ना। अकाल आयोग का गठन किया था 1878 में, ठीक है ना, स्ट्रेची की अध्यक्षता में। भारतीय ब्रिटिश सेना में सर्वाधिक सुधार किसने प्रारंभ किए? ब्रिटिश भारतीय सेना में सर्वाधिक सुधार किसने प्रारंभ किए? बता सकते हो किसने किए बेटा? किचनर ने, लॉर्ड ऑलिंगटन ने, ट्रेवर ऑस्टिन ने या थॉमस हेनरी ने? किसने बेटा? एच किचनर महोदय ने। किचनर महोदय ने ब्रिटिश भारतीय सेना में क्या किए? सुधार किए। लिखा है लॉर्ड किचनर ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश भारतीय सेना में व्यापक सुधार किए। उन्होंने सेना का आधुनिक सैन्य आधार पर पुनर्गठन किया तथा कमान व्यवस्था को मजबूत किया। किचनर 1902 में भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बना। उन्होंने पुरानी प्रेसिडेंसी सेना समाप्त कर एकीकृत कमान प्रणाली को लागू किया था। एकीकृत कमान प्रणाली को लागू किया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन है 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? सावित्रीबाई फुले, मार्गरेट कजनिस, कमला नेहरू, कैथरीन कजनिस। तेलंगाना मार्गरेट कजनिस ने मार्गरेट कजनिस ने भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की थी। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, अब लिखा है मार्गरेट कजनिस थियोसोफिस्ट, शिक्षाविद और समाज सुधारक थी। 1927 में पुणे में, पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की स्थापना की थी। AIWC में महिला शिक्षा एवं सामाजिक सुधारों के लिए काम किया गया। इसने बाल विवाह पर्दा प्रथा का विरोध किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम ऐसे सुधारों में प्रभावित हुआ था, ठीक है ना। ठीक है, हुल नामक आंदोलन किस जनजाति से संबंधित? हुल नामक आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? मुंडा, संथाल, कोल या टोंडा? किससे बेटा? संथाल से संबंधित। किससे बेटा? संथाल जनजाति से संबंधित है, ठीक ना। चलो, संथाल विद्रोह जिसे हम हुल आंदोलन के नाम से जानते हैं 1857 के विद्रोह से पूर्व हुआ था, मतलब इसके पहले हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। क्या? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने? सिद्धू और कानू ने किया था। जमींदारों, महाजनों और अंग्रेज अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध किया था। यह विद्रोह संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू किया गया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। दोनों को पकड़ने के लिए कितने का इनाम रखा था? 10,000 का इनाम रखा था। कितने का? 10,000 का इनाम रखा गया था, इस बात को याद रखना। निम्नलिखित में कौन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना से संबंधित नहीं है? लाला हरदयाल, सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? कौन नहीं बेटा? याद रखना, सीधा आंसर है लाला हरदयाल। कौन नहीं है? लाला हरदयाल। इस सुखदेव थापर, इनका नाम सुखदेव रखना, थापर आपको डाउट करने के लिए यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। HRSA का पुनर्गठन सितंबर 1928 में
चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया था। इसके प्रमुख सदस्य भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बेहरा और राजगुरु थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा बम फेंका था, ठीक है ना। अच्छा बताओ, भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को जो फांसी हुई थी, किस केस की वजह से हुई थी? क्या इस विधानसभा केस की वजह से हुई थी क्या? इसका आंसर कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं है? कौन कांग्रेस के समाजवादी दल से संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, एम एन रॉय और अच्युत पटवर्धन। बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको सीधा मिलेगा एम एन रॉय, क्योंकि समाजवाद से नहीं है, इस साम्यवाद से। किससे? साम्यवादी, ठीक है ना। अब लिखा है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में बॉम्बे में हुई थी। इसकी स्थापना कांग्रेस के समाजवादी नेताओं द्वारा की गई, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया थे। बात करें तो सीएसपी का उद्देश्य योजनाबद्ध आर्थिक विकास के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना था। समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना था, ठीक है ना। क्या रखना, एम एन रॉय का जो पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय है। क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। पेपर में आपको घुमाने के लिए आजकल फुल फॉर्म लिख के देता है, ठीक है ना। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किस विचारधारा ने प्रभावित किया? एक विचारधारा, उपयोगितावादी, मानववादी या वाणिज्यवादी? किस विचारधारा ने प्रस्तुत किया? चलाना वेग विचारधारा ने इसको प्रभावित किया था। किसने? वेग विचारधारा ने, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। यह नीति ब्रिटिश वेग राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित थी, जो कानून के शासन और निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बल देती थी। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को वंशानुगत भूस्वामी माना गया था। वंशानुगत भूस्वामी माना गया था, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राजनीतिक परंपरा के तथाकथित निरंकुश पक्षों को त्याग कर इसके लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को पृथक कर सुनिश्चित करके सरकार के हस्तक्षेप को सीमित करना था, ठीक है ना। आपका, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह कहां पर आयोजित हुआ था? तो बेलगांव कर्नाटक, याद रखना, बेलगांव कर्नाटक 1924 में। बेलगांव कर्नाटक 1924 में, ठीक है ना। चलो, हाँ, महात्मा गांधी ने दिसंबर 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अध्यक्ष की क्या की थी? अध्यक्षता की थी अधिवेशन की। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन था, ठीक है ना। बेलगांव अधिवेशन वर्तमान में कर्नाटक में था, ठीक है। महात्मा गांधी ने, पता है 1935 की घटना पता है सबको। चलो, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है? कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड मिंटो? कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है? तो याद रखना बेटा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आपका पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो लॉर्ड कर्जन भारत में महत्वपूर्ण पुलिस सुधार किए। 1902 में उन्होंने एंड्रेग्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की, ठीक है ना। वेतन वृद्धि की, बेहतर प्रशिक्षण किया, प्रांतीय पुलिस सेवा को बेहतर बनाया, केंद्रीय गुप्त प्रणाली को बनाया, ठीक है ना। ये निम्नलिखित क्या थी? आपकी आयोग की सिफारिश थी, केंद्रीय पुलिस आयोग की अध्यक्ष की एंड्रयू फ्रेजर की उसमें अध्यक्षता में, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन भारत में महत्वपूर्ण पुलिस सुधार के लिए जाने जाते हैं। 1902 में क्या किया उन्होंने? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की। आयोग ने क्या किया? ये आपकी सिफारिश की थी। चलो, उसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस मुस्लिम संगठन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौते एवं मुसलमानों के राजनीतिक भागीदारी का प्रस्ताव रखा। मुस्लिम लीग, अहमदिया आंदोलन, अहरार लीग या देवबंद आंदोलन? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बता दूं, खिलाफत मूवमेंट पढ़ा है आपने? खिलाफत मूवमेंट, एक खिलाफत की बात कर रहा है अशोक आंदोलन, ठीक है। इसमें से कोई नहीं है। आयोग ने इस आंसर को क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया था, ठीक है।
तेलंगाना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1867 में हुई थी। अहमदी आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन माना जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन है आपका, भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः किसके नेतृत्व में हुआ था? भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः किसके नेतृत्व में? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, रमाबाई रानड़े, या आपका हीराबाई टट्टा टाटा हीराबाई टाटा। किसके टाइम पे हुआ था शुभारंभ? किससे मनाया जाता है? रमाबाई रानड़े, एमजी रानड़े की वाइफ रमाबाई रानड़े, ठीक है ना। रखना, रमाबाई रानड़े ने महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया है और विधवाओं के उत्थान हेतु कार्य किया है। उन्होंने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन और शिक्षा में भाग लेने हेतु प्रेरित किया है। इनका क्वेश्चन है, देश प्रेम धर्म है और धर्म है भारत के प्रति प्रेम। देश प्रेम धर्म है और धर्म है भारत के प्रति प्रेम। यह किसका कथन है? देश प्रेम धर्म है और धर्म है भारत के प्रति धर्म। यह किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद, राज नारायण बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या बाल गंगाधर तिलक। तो किसका है कथन है बेटा, याद रखना। किसका कथन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। इनको चटर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी महान बंगाली उपन्यासकार, राष्ट्रवादी चिंतक थे। उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की है। वंदे मातरम पहले 1896 में गाया गया था। उनका पहला बंगाली उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है। क्या है? दुर्गेश नंदिनी है, ठीक है ना। याद रखना, इनको भारत का उपन्यास लेखन की वजह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को क्या उपन्यास लेखन लेखन की वजह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को एक उपाधि दी जाती, क्या? भारत के अलेक्जेंडर ड्यूमा की। इनको क्या भारत का अलेक्जेंडर ड्यूमा कहा जाता है? भारत का अलेक्जेंडर ड्यूमा कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन है, किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान देने वाली किसान आंदोलन की साहसी महिला कौन थी? किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु जीवन का बलिदान देने वाली किसान आंदोलन की साहसी महिला कौन थी? अंबिका चक्रवर्ती, स्नेहलता वाडेकर, वीर गुनम्मा, या प्रीति लता वाडेकर। कौन थी बेटा? ध्यान रखना, वीर गुनम्मा। क्या? किसानों का अधिकारों की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान देने वाली किसान आंदोलन की साहसी महिला कौन थी? वीर गुनम्मा, वीर गुनम्मा, वीर गुनम्मा, वीर गुनम्मा। बार बार बोलो, इससे आपको याद करना। तो वीर गुनम्मा एक गरीब किसान परिवार से थी। उन्होंने जमींदारों के शोषण हेतु विरुद्ध आंदोलन चलाए। जमींदारों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन चलाए। 1 अप्रैल 1940 को पुलिस की गोलीबारी में बलिदान दिया। उनके बलिदान ने किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा दी थी ना। चलो चलो आगे बढ़ते हम लोग। 19वीं शताब्दी के बंगाल में 19वीं शताब्दी के बंगाल में मध्यम वर्ग की केंद्रीय संरचना में कौन थे? बंगाल में मध्यम वर्ग की केंद्रीय संरचना में कौन थे? कब? 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक एक वर्ड्स आपको पकड़ना है। क्यों? समय समय पर वर्ग की परिभाषा बदलती है। व्यापारी, साहूकार, जमींदार, या पेशेवर समूह। तो क्या दिया बेटा यहाँ पे? पेशेवर समूह या जमींदार। कौन थे 19वीं शताब्दी? बताओ। 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं बंगाल में मध्यम वर्ग की संरचना में जमींदार कौन थे बेटा? जमींदार। सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी के
प्रारंभ तक ब्रिटिश शासन में जमींदारों की आर्थिक स्थिति मजबूत रही। वे बंगाल के मध्यम वर्ग की सामाजिक और आर्थिक संरचना के प्रमुख तत्व बन गए। पेशेवर समूह व्यापारी भी धीरे धीरे विस्तृत हो रहे थे और मध्यम वर्ग का हिस्सा बन रहे थे। वो जाके 20वीं शताब्दी में आपको देखेंगे, ठीक ना, आंदोलन के समय पर। 1834 में सूती वस्त्र बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान को सफेद कर रही है, किसका कथन था? 1834 में सूती वस्त्र बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं, यह किसका कथन था? आरसी दत्त, दादाभाई नौरोजी, विलियम बेंटिक, किसका था? कह रहा है ना, विलियम बेंटिक का। विलियम बेंटिक का कथन था, विलियम बेंटिक का। और विलियम बेंटिक ने भारतीय बुनकरों पर ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों के विनाशकारी प्रभाव की आलोचना की है। यह कथन औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय वस्त्र उद्योग के पतन को दर्शाता है। विलियम बेंटिक के सुधार की बात की जाए, सती प्रथा उन्मूलन, ठगी प्रथा का दमन और अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन। इंद्र नारायण द्विवेदी, जिन्होंने संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की थी, मुख्यतः किसके अनुयायी थे? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सहजानंद सरस्वती या आचार्य नरेंद्र देव। तो संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की थी इंद्र नारायण द्विवेदी, किसके अनुयायी थे बेटा? याद रखना, मदन मोहन मालवीय के। किसके? मदन मोहन मालवीय के। ये अब लिखा है, इंद्र नारायण द्विवेदी 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की थी। वे मदन मोहन मालवीय से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी तट पर मुख्यालय को सूरत से बॉम्बे कब स्थानांतरित किया गया था? सूरत से बॉम्बे कब? तो 1687 में। कब? 1687 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बॉम्बे धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं प्रशासनिक केंद्र बन गया। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पश्चिमी मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित किया। 1668 में बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। अब्राहम शिपमैन बॉम्बे का प्रथम रॉयल गवर्नर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन है, कलकत्ता के कौन, किसको किसको? अब्राहम शिपमैन को। ठीक है, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? कासिम बाजार, चटगांव, हुगली या मुर्शिदाबाद? तो सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी बेटा? हुगली। कौन सी थी बेटा? हुगली। हुगली से राइट आंसर। कलकत्ता की स्थापना से पहले अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी सबसे बड़ी बस्ती हुगली विकसित की थी। हुगली से अंग्रेजों ने बंगाल से अपना व्यापारिक कार्य को विस्तारित किया। बाद में कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी कारखाने देखने को मिलते हैं। दहसाला व्यवस्था में इलाही संबंध के किन वर्षों के राजस्व आंकड़े सम्मिलित थे? बताओ। दहसाला व्यवस्था में किस वर्ष के? 15वीं 16वीं, 16वीं 25वीं, 17वीं 26वीं, 18 से 27। 15 से 24 किसके बेटा? 15 और 24। 15 और 24 इलाही संबंधित किन वर्षों के? 15 और 24 के थे आपके लिए। चलो, अपन ने 1581-80 में राजा टोडरमल के निर्देशन में दहसाला व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था में पिछले 10 वर्षों की औसत उपज कीमतों के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता है। इलाही संबंध की शुरुआत अकबर ने कब की थी? 1584 में की थी। दहसाला गणना में शासन प्रणाली 15वें से 24वें वर्ष तक के आंकड़े सम्मिलित किए गए थे। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना। तो अकबर की बात कर रहा है, तो तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब हुई थी? जजिया की समाप्ति कब हुई थी? इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी? मजर की घोषणा कब हुई थी? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जजिया की समाप्ति। क्या? जजिया की समाप्ति सही सम्मिलित नहीं है आपका। ठीक है ना। चलो, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपके तीनों सम्मिलित हैं। देखो लिखा है, जजिया की समाप्ति 1563 नहीं 1565 में की थी। 1565 में। ठीक है ना। अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। 65 में, सॉरी 65 में नहीं 64 में समाप्त किया था। दास प्रथा की समाप्ति 62 में, तीर्थ यात्रा 63 में, जजिया 64 में, इबादत खाना की स्थापना 75 में और महजर की घोषणा 79 में। संतों की जीवनी के संकलन भक्तमाल किसकी रचना है? संतों की जीवनी के संकलन भक्तमाल किसकी रचना है बेटा? नंददास, नाभादास, कुमंदन दास, रूप गोस्वामी। तो नाभादास किसकी बेटा? नाभादास की रचना है। किसकी है? नाभादास की रचना है। ठीक है ना। नाभादास अग्रदास के शिष्य और प्रमुख संत थे। उन्होंने भक्तमाल की रचना की, जिसमें विभिन्न संतों की जीवनियां और भक्ति परंपराओं का वर्णन है। भक्तमाल भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे विभिन्न संप्रदायों की संस्थाओं, संतों और
संतों का सामान सम्मान और श्रद्धा और सम्मान के साथ वर्णन किया गया है, ठीक है ना। चलो लास्ट क्लास थोड़ा हकलाहट बढ़ गई थी। होता है 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व कराना, 70 क्वेश्चन सॉल्व कराना आसान नहीं होता है। बिना रोके बोलना, बिना हिचकिचाए बोलना और आपका कॉन्सेंट्रेट बना के रखना और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना, हाईलाइट करना आसान नहीं होता है। ये दूसरा लेक्चर था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एपी का, ठीक है ना। अभी आपको तीसरा लेक्चर भी कंटिन्यू मिलता जाएगा। कोई टाइमिंग आपके लिए नहीं रखी गई है, कोई डेट नहीं रखी गई, कब तक शुरू हुआ कब तक खत्म होगा, ठीक है ना। जो आपकी बुक मुझे भेजी गई थी उस बुक को रिकॉर्ड करना है, ठीक है पूरा। तो 4 से 5 दिन में पूरा बुक रिकॉर्ड हो जाएगा। 30 को आपका एग्जाम है, ठीक है। मैं बता दूं आपके लिए, ये आपको जो है ना पीवाईक्यू सभी हिस्ट्री के एग्जाम में काम में आ रहे हैं, चाहे नेट का हो, चाहे सेट का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, हर जगह में काम में आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपके हर जगह काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। इस मेहनत के लिए क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।